नमस्कार। आज मैं एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं जो बरेली रेंज के बदायूं ज़िले से संबंधित है। बात 14/15 दिसंबर 2020 की। गांव संजयपुर, थाना उझानी और जनपद बदायूं। रात में कोई 12 बजे 112 नंबर पर किसी ने संजयपुर गांव से टेलीफोन किया और ये कहा कि राजेंद्र सिंह के मकान से काले रंग का बहुत गहरा गहरा धुआं उठ रहा है। भीतर कुछ आग सी लगी हुई है। 112 से ये भी पूछा गया कि इतने घने कोहरे में तुमको काला धुआं कहाँ से दिख रहा है। उसने बताया कि साहब उसके घर के दरवाज़ों के भीतर से, खिड़कियों से ये काला काला धुआं निकल रहा है। 112 के सिपाहियों ने उसकी बात पर पूरा यकीन करके अपनी गाड़ी संजरपुर की तरफ मोड़ दी। संजरपुर पहुंच के राजेंद्र सिंह का मकान देखा गया। मकान के बाहर कुछ लोग खड़े हुए थे जो रजाई, गद्दे, कंबल से अपने आप को पूरी तरह ढके हुए थे। उस दिन बहुत ज़्यादा सर्दी थी और टेम्परेचर 4-5 डिग्री के आसपास रहा होगा। दरवाजे को खोला गया। दरवाज़ा भिड़ा हुआ था, उसे खोला गया। खोलने के बाद भीतर बिल्कुल गहरा धुआं, गहरा काला धुआं था। ये कहा गया कि अभी भीतर चलना ठीक नहीं है, पहले फायर टेंडर को बुला लिया जाए। सिपाहियों ने मुंह में रुमाल बांधकर ड्रैगन लाइट और टॉर्च के सहारे भीतर जाकर देखा तो उन्हें आग कहीं नहीं दिखाई दी, बल्कि पूरा घर धुएं से भरा हुआ दिखाई दिया। फायर टेंडर को बताया गया। फायर टेंडर भी थोड़ी देर में आ गई। फायर टेंडर ने कहा कि भीतर आग नहीं लगी है, किसी प्लास्टिक के सामान में आग लगी है, ये उसकी और आग बुझ चुकी है, लेकिन उसका धुआं जब तक उसमें आग रहेगी निकलता रहेगा। पहले उन लोगों ने भी, सिपाहियों के साथ फायर टेंडर वालों ने भी जाके देखा तो वहाँ पर किसी तरह की कोई आग नहीं थी। एक रिपोर्ट बनाकर वो वहाँ से चले गए। थाने को भी खबर की गई। गांव पूरा इकट्ठा था। भीतर जाके धीरे धीरे धुएं को सेटल होने का अवसर दिया गया और धुएं को जैसे ही सेटल हुआ, धीरे धीरे करके भीतर सिपाहियों ने घुसना शुरू किया। गांव वाले बाहर से बार बार आवाज़ लगा रहे थे, बल्कि 112 पे जिस व्यक्ति ने सूचना दी थी उसने ये भी बताया था कि साहब ये राजेंद्र का मकान है, उसके बेटों का मकान बगल में है। राजेंद्र के मकान में राजेंद्र और उसकी पत्नी राजवती रहती हैं। हम लोगों ने बहुत आवाज़ दी बाहर से, लेकिन उन दोनों की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आई। इसी बीच राजेंद्र का बेटा गौरव भी आ गया और भीतर जब सिपाही ये ढूंढ रहे थे कि आग किस कमरे में लगी थी, धुआं कहाँ से निकल रहा है, क्योंकि पूरा काला काला भर गया था, गौरव ने इशारा करके बताया कि बाईं तरफ थोड़ा आगे निकल के जो कमरा है वो मेरे माता पिता के सोने का कमरा है। बाकी भी उसने कमरों के बारे में जब सिपाही पूछते रहे तो उसने बताया कि ये अनाज वाला कोठरी है, ये इसमें बाहर बैठक जैसा है, बाहरी लोग जब आते थे तो वो बैठते थे। और ये भी बताया कि 2 कोठरियाँ जिनमें ताला बंद है वो उनके भाइयों की हैं। सीधे ये लोग राजेंद्र और उसकी पत्नी राजवती के कमरे में घुस गए। वहाँ का मंजर देखकर घबरा गए। जमीन पर गद्दा, रजाई, चद्दर ये सब जला हुआ था, बुरी तरह जला हुआ था और ऐसा लगता था कि इसके नीचे ही इनके माँ बाप भी होंगे। जली हुई उस रजाई और उसके जो उसमें प्लास्टिक था उसने पूरे बदन को चिपका रखा था, बल्कि बदन में कुछ बचा नहीं था। हड्डियां भी ऑलमोस्ट जल गई थीं, बहुत थोड़ा सा पोर्शन बॉडी का बचा हुआ था। गौरव ने देख के बताया कि ये हमारे माँ बाप हैं, यहीं पर सोते थे।
चेहरा दोनों में से किसी का पहचान नहीं आ रहा था। ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन इसमें माँ है, कौन बाप है। जंगल में आग की तरह ये खबर फैल गई कि राजेंद्र और उसकी पत्नी जलकर मर गए। गंभीर घटना थी। दोनों वृद्ध थे, 75 के पार उनकी उम्र रही होगी। और तुरंत वहीं से इंस्पेक्टर उझानी ओंकार सिंह ने फॉरेंसिक, मोबाइल लैब, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस की टीम, फील्ड यूनिट और महिलाओं की एक टीम को भी बुलाया, क्योंकि बॉडी जहां थी उनको अलग करना था, उनका पंचायतनामा तैयार करना था। एसपी ग्रामीण, सीओ उझानी और एसएसपी संकल्प शर्मा, जो इस समय भी हैं, वो भी फ़ौरन मौके पर पहुंच गए। मुझे भी सुबह 4 बजे कंट्रोल रूम से फ़ोन करके अवगत कराया गया कि उझानी में एक गंभीर घटना हुई है। वृद्ध दंपत्ति की जलने से मृत्यु हुई है और ये बताया कि वहाँ पर एसएसपी, एसपी सिटी, सीओ और सारे लोग पहुँच गए हैं। सूचना गंभीर थी, पता नहीं क्या बात थी, ये कंट्रोल रूम बता नहीं पाया। ऐसे में मैंने संकल्प को फ़ोन मिलाया। संकल्प ने बताया कि मैं मौके पर ही हूँ। मैंने पूछा, प्राइमा फेसाई क्या लगता है, आत्महत्या लगता है या कोई और बात है? संकल्प ने बताया कि सर पिछले 1-1.5 घंटे से मैं भी हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज़मीन पर बिस्तर लगा हुआ है, सबसे नीचे संभवतः चटाई थी, उसके ऊपर गद्दा था, उसके ऊपर चद्दर थी, उसके ऊपर दोनों पति पत्नी बिल्कुल सट के, एकदम बिल्कुल एक ही सिंगल बेड पे जैसे दो लोग एकदम सट के रहते हैं, उस तरह से दोनों सटे हुए सीधे सीधे लेटे हुए हैं। उसके ऊपर फाइबर की 2 रजाई, जैसा उसके बेटे ने बताया कि उनके घर में 2 फाइबर की रजाई थी। फाइबर की 2 रजाई, एक कंबल और एक प्लास्टिक की पन्नी जैसी होती है, वो चादर की तरह कभी कभी बाहर ओस में जब सोना होता है कभी खेती किसानी करने वालों को, तो उसे प्लास्टिक की उस चादर को ओढ़ लेते हैं ताकि ओस से उनके कपड़े और शरीर भीगे नहीं। ये भी बताया गया कि क्या ये जो बिस्तर लगा हुआ है ये असामान्य है। एसएसपी ने कहा कि नहीं, ये सामान्य बात है। इतने कड़ाके की ठंड में ऐसे बुज़ुर्गों के लिए इस तरह रजाई गद्दे का इंतज़ाम किया जाता है ताकि उनको ठंड न लगे। संकल्प ने यह भी बताया कि आसपास कोई लालटेन, ढिबरी, कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ऐसा नहीं था जिसकी शॉर्ट सर्किट या आग लगने से ये घटना हो सके। आसपास की कोई चीज़ नहीं जली थी। सामान में कमरे में रखा हुआ कोई सामान नहीं जला था। दूसरे कमरों में भी रखा हुआ सामान इंटैक्ट था, यानी कोई लूटपाट नहीं हुई थी। कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला भी घर में नहीं था कि एक्सीडेंटली कोई बीड़ी जलती हुई फेंकी गई हो और उससे आग लगी हो। संकल्प की बात से कुछ परेशानी सी झलक रही थी और वो अनिश्चय की स्थिति में था। मैंने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, इतना तुम्हारे सारे ऑफिसर्स वहाँ पर हैं, क्या तुम लोग कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक दिमाग चला इसमें? उसने कहा सर देखने में तो एक्सीडेंटल लग रहा है, लेकिन एक्सीडेंटल इसलिए नहीं हो सकता कि शरीर में जब भी आग की तपिश लगेगी, आदमी कितना भी गहरी नींद में हो, तपिश को महसूस करेगा और भागने की कोशिश करेगा अगर उसे आग दिखाई पड़ गई। और यहाँ तो सर तपिश क्या, पूरी बॉडी ही जल गई, लेकिन कोई अपनी जगह से, दोनों में से कोई भी टस से मस नहीं हुआ। फाइबर की रजाई थी, 2 मिनट से अधिक उसके जलने में नहीं लगा होगा, और जब वो जली होगी तो जिसको कहते हैं ना, एक ही भभके में, एक बार एक फ्लेम के बाद वो तुरंत ठंडी हो गई होगी। और ऐसे में शरीर पर आंच आने पर वहाँ से दोनों बुजुर्ग हिले भी नहीं, ये बात समझ में नहीं आती है। पीएम के लिए इसको भेजेंगे, हो सकता है कुछ पता लगे। मैंने कहा पीएम के लिए भेजिए, हो सकता है कुछ। बोले सर पीएम के लिए कुछ बचा ही नहीं है, अगर कुछ हुआ भी होगा
तो वो कैसे डिटेक्ट करेगा जब बॉडी पर कुछ है ही नहीं है, बहुत थोड़ा सा पोर्शन बॉडी का रह गया है। मैंने कहा ठीक है, सारी वीडियोग्राफी, सारी फोटोग्राफी, सारे आसपास के फुटप्रिंट, सारे कोई चीज़ और अगर वहाँ पर अननेचुरल से मिलती है तो उसको सब पूरा देख लिया जाए। डॉग स्क्वाड के पीछे भी करीब 2 घंटे ये लोग परेशान हुए। चूँकि फाइबर वाली रजाई थी, उसके जलने के बाद केमिकल डस्ट और केमिकल कार्बन बहुत आके जम गया था रास्तों पे, जो घर के भीतर जो रास्ते हैं, कि उसमें से स्नाइफर डॉग जो सूंघने वाला कुत्ता है वो बहुत आगे नहीं बढ़ रहा था। दोनों बुज़ुर्गों के रखे हुए कपड़ों को सूंघाने के बाद और घर में और कपड़े सूंघाने के बाद भी वो थोड़ी दूर तक गया, फिर उसके बाद वो संज्ञा शून्य होकर बैठ गया। ये सब होते होते सुबह के 4-5 बज गए। सुबह पंचायतनामा भरा जाने लगा। महिला कांस्टेबल्स ने महिला की इस बॉडी को अलग किया, पुरुषों ने पुरुष की बॉडी को अलग किया। शरीर में जो कुछ बचा था पंचायतनामा के जिल्द पंचायतनामा के हर सफ़े, हर कागज़, हर पन्ने पर अलग अलग उसकी एंट्री होती है। हर पार्ट के लिए अलग अलग स्पेस निर्धारित है और उसी स्पेस में उससे संबंधित बातें नोट की जाती हैं। जब वो पंचायतनामा भर रहे थे, इसी में उनके पिता राजेंद्र सिंह के दाहिने हाथ में जो हड्डियां, हथेली पे जो हड्डियां बची हुई थी थोड़ी मोड़ी, उन्हीं के बीच में फंसा हुआ उनका मोबाइल फ़ोन जली हुई हालत में भी मिला। उसे अलग किया गया और पंचायतनामा के समय जो चीज़ें मिल जाती हैं उनका जिक्र भी उसमें डाल दिया गया। चूँकि ये क्लियर नहीं हो रहा था कि आत्महत्या है या हत्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू बर्न इंजरी। उसके बाद थाने पर गौरव यानी मृतक दोनों पति पत्नी के बेटे, उसकी तहरीर पर FIR दर्ज की गई। क्राइम नंबर 427/20, धारा 302, 201 IPC, बनाम अज्ञात। अभी भी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, FIR दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए सारी टीमें इकट्ठा की गईं। उनको ये बताया गया कि मृतक के 4 बेटे थे, बेटे ही बेटे थे, 4 थे, चारों शादीशुदा थे, बाल बच्चे वाले थे। 2 इनमें से दिल्ली की किसी फैक्ट्री में रहते थे और उसी कैंप में काम करते थे और उसी कैंपस में परिवार के साथ रहते भी थे। जो लॉकडाउन की वजह से वहाँ जो फैक्ट्री बंद हो गई, वहाँ से निकाल दिए गए तो वापस आए, लेकिन वो गांव नहीं आए। वो फिर काम की तलाश में बरेली में किसी रिश्तेदार के संपर्क में आकर एक किराए के मकान में रहने लगे। उनके नंबर वहाँ रहने वाले दोनों बेटों में से एक गौरव से हासिल किए गए। चारों नंबर लगाए गए। मृतक का मोबाइल नंबर भी इन लोगों के पास था, उसकी भी CDR निकाली गई। ये देखा गया कि घटना के समय बरेली में रहने वाले उनके दोनों लड़कों, जिसमें एक का नाम विक्रम उर्फ विक्की और दूसरे का नाम सुमित था, इन दोनों की लोकेशन भी वहीं पर आई बरेली में, और गौरव की लोकेशन अपने घर में गांव संजरपुर में आई। फिर बात वहीं आकर अटक गई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से फिर संपर्क किया गया। विसरा जो प्रिजर्व किया गया था उसको देखा गया। ये शंका व्यक्त की गई कि ऐसा लगता है कि पहले इनको जहर दिया गया और फिर उन्हें इस अवस्था में मार दिया गया। विसरा की तुरंत जांच करने के लिए, क्योंकि हम कहीं बढ़ ही नहीं पा रहे थे, आगे कहीं चल ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। दरवाजे सब इंटैक्ट, कोई सामान टूटा नहीं, कोई सामान फूटा नहीं, कोई चीज़ लूट कर ली नहीं गई, कोई ताला टूटा नहीं। सामान्य आवाजाही वाले उस गांव में कोई चीज़ असामान्य नहीं दिखी और 2 लोगों की जान चली गई। डाटा एनालिसिस शुरू हुई। सारे जिसको कहते हैं कि सर्विलांस में जितने परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सब लगाए गए, पर कहीं पहुंच नहीं पाए। दिन बीतते जा रहे थे और हल्ला होता जा रहा था। वृद्ध दंपति
कि जलने से हुई मौत पर पुलिस खामोश। पुलिस कुछ नहीं पता लगा पाई। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई। फिर वही पुरानी पुलिसिंग का ध्यान आया। संकल्प भी परेशान था, बार बार समझ में नहीं आ रहा था कि सर कैसे हुआ होगा ये। दिमाग में भी किसी के जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीन इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग या पुलिसिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोग रिकंस्ट्रक्ट करते हैं मन में, ऐसा हुआ होगा, ये इधर से आया होगा, वो उधर से, उसमें जो सवाल उठते हैं उनके जवाब भी उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। पुरानी पुलिसिंग में फिर उस गांव के कांटेक्ट, जब ये तय हो गया कि कोई लूटपाट नहीं हुई, कोई जाहिरा रंजिश नहीं है, तो बात कहीं गांव में ही अटकी हुई है। गांव में अटकी हुई इस बात का पता करने के लिए ग्राम प्रधान से संपर्क किया गया। वहाँ के बीट कांस्टेबल और बीट सब इंस्पेक्टर के जो कांटेक्ट उस गांव में थे उनको बुला के अलग से बताया गया कि आप लोग गांव में घूम कर पता करिए। सादे में पुलिसकर्मियों को लगाया गया कि कुछ तो पता लगेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो दो आदमी मर गए? आत्महत्या फ़िलहाल नहीं है ये, लेकिन अगर हत्या है तो क्यों की गई, किस तरह की गई और इतनी सफाई से की गई कौन सी हत्या है? बात करते करते दूसरे तीसरे दिन गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया कि हम लोग बदायूं में एक फंक्शन में गए थे। चूँकि लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, फंक्शंस की शुरुआत हो रही थी, तो किसी एक छोटे फंक्शन में बदायूं शहर में गए थे और वहाँ से लौट रहे थे। चले तो वहाँ जल्दी, लेकिन पहुँचते पहुँचते गांव में संजरपुर में 12 बज गए। जब हम लोग गांव में घुस रहे थे, बहुत कड़ाके की ठंड थी, कोहरा पड़ रहा था। उस समय विक्की और सुमित वापस लौट रहे थे। उससे पूछा गया तुम पहचानते हो? बोले साहब बिल्कुल अच्छी तरह पहचानते हैं। ये हुआ 2 ही लोग थे कि और लोग थे? उन्होंने कहा नहीं सब 2 ही लगे फ़िलहाल तो, लेकिन चूँकि कोहरे में बहुत आगे तक नहीं दिख रहा था और यही 2 पहचान में आए, उसके आगे और कुछ पहचाने जाने की और बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम इन दोनों को ही पहचान पाए। इसके अलावा ऐसा नहीं लगता कि कोई और आदमी वहाँ पर रहा होगा। ये बात जब गांव से निकल कर आई, सादे वाले सिपाहियों ने बताया कि साहब एक बात ये भी आई है, इसको वेरीफाई कर लिया जाए। इसके अलावा भी दिन भर में कोई न कोई बात कहीं न कहीं, साहब इसका उधार उन्होंने लिया था, फलाने की ज़मीन इन्होंने बंधक रखी थी, उसका पैसा दिया था, वो पैसा दे के वापस छुड़ाना चाहता था, ये नहीं दे रहे थे, ब्याज मांग रहे थे। इस तरह की बात रोज़ कुछ न कुछ 3-3, 4-4, 5-5 सूचनाएँ आती थीं। क्राइम ब्रांच और थाने के लोग उसको वेरीफाई करते थे, लेकिन किसी सूचना में इतना दम नहीं था कि लोग 2-2 लोगों की हत्या कर दें। उसी क्रम में ये सूचना भी कि भाई 2 लड़के इनके दिखाई पड़े, हालांकि इनका लोकेशन तो बरेली में ही था घटना के समय, लेकिन अगर ये कह रहे हैं, अगर इन्होंने सही देखा है तो बुला के पूछताछ करने में कोई हर्ज नहीं है। पहले भी जब चारों के बारे में पूछा था तो गांव वालों ने स्पष्ट मना कर दिया था कि साहब ये दोनों बहुत सालों से बाहर रह के नौकरी करते हैं। बीच में भी जो फैक्ट्रियां बंद हुई थी तो कुछ दिन के लिए आए थे, लेकिन वो रहे नहीं कभी, यहाँ रहते नहीं हैं। कोई बड़ी नौकरी करते थे, बड़ा अच्छा पहन ओढ़ के आते थे। इस तरह की बात गांव वालों ने बताई। क्राइम ब्रांच उनको बरेली से जहाँ वो रहते थे वहाँ मिल गए और वहाँ से बदायूं क्राइम ब्रांच में ले आई। पूछताछ शुरू हुई। कई दिन से पुलिस परेशान भी थी। हर सूचना को वेरीफाई करने के संबंध में कुछ न कुछ लोग बुलाए जाते थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलता था, हम कहीं पहुंच नहीं पाते थे। उनको बुलाया गया, पूछताछ शुरू की गई। तो पहले तो वही ना नुकर के नहीं साहब मुझसे क्या मतलब, मैं तो वहाँ था, फलाना था, ठिकाना था। फिर जब थोड़ा थोड़ा और दबाव पड़ने लगा तो वो कुछ कुछ लोगों के नाम बताने लगे, गांव के ही कुछ लोगों के नाम बताए और उनमें से एक ऐसे आदमी का नाम बताया जिसकी साल भर पहले मृत्यु हो चुकी थी। वेरीफाई किया गया तो पता लगा साहब ये तो साल भर पहले ही एक एक्सीडेंट में मर गया था। बदायूं में एक्सीडेंट हुआ था और उसमें शहर में उसमें मोटरसाइकिल सहित किसी गाड़ी के नीचे आ गया, मर गया। तो बात समझ में आई कि बिल्कुल सरासर सफ़ेद झूठ बोल रहा है। इसको उसके मरने का पता नहीं है, इसलिए फर्जी नाम उसका ले रहा है। इसी पर क्रोधवश अध्याय पर अध्याय वाली पूछताछ शुरू हुई और अध्याय वाली पूछताछ के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। इसका सक्सेस रेट 90% है।
केवल 10% केसेस में अध्याय वाली पूछताछ के बाद भी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। धीरे धीरे दोनों भाई टूट गए और उन्होंने बताया कि हम 4 भाई हैं, हमको अच्छे से हमारे माँ बाप ने पढ़ाया, हमारी सबकी बहुत अच्छी शादी की। इनमें से विक्की और सुमित, ये दोनों थोड़ा तेज़ थे, पढ़ने में भी अच्छे थे और इन्हें उम्मीद थी कि ये कोई न कोई अच्छी नौकरी इनको मिल जाएगी, पर उन्हें अपने मन मुताबिक कोई नौकरी नहीं मिली। बहुत तलाशने के बाद दोनों ने निश्चय किया कि हम दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा में कहीं चलेंगे, वहाँ ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे और हम अच्छे से अपना जीवन स्तर थोड़ा सुधार के वहाँ रहेंगे। वहाँ वो दोनों नोएडा में पहुँच गए और दोनों को अच्छा काम मिल गया। उसी फैक्ट्री के कैंपस में क्वार्टर्स जो बने होते हैं उन्हें रहने की जगह मिल गई। मियाँ बीवी और बच्चे सब वहीं रहने लगे। बच्चों को वो वहीं से शिक्षा दीक्षा के लिए अच्छे स्कूलों में भेजने की कोशिश करने लगा। वो लोग यदा कदा गांव आते थे, सब परिवार आते थे और जब गांव आते थे तो ये दिखाने की कोशिश करते थे कि हम बड़ी नौकरी कर रहे हैं, हम बड़े मज़े में हैं, हम देखो बहुत अच्छा पहने हुए हैं, हम चश्मा भी लगा लेते हैं, हमारा जूता नाइके का है, हमारा इस तरह की बातें। रीबॉक का पहनते हैं, रेबैन का चश्मा लगाते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि चांदनी चौक में हर ब्रांड की डुप्लीकेट बहुत कम दाम में मिल जाती हैं। आपको जीन्स के सारे ब्रांड्स जो दुनिया के फेमस ब्रांड हैं वो 300 से 500 के बीच में चांदनी चौक में मिल जाएगी। लेकिन गांव का आदमी ऐसे ही वेशभूषा पोशाक को देख के आकर्षित होता है, उसको लगता है कि बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, इसके बच्चे बहुत मज़े में हैं। अब तो धीरे धीरे बच्चे इसके अंग्रेज़ी भी बोल रहे हैं, ज़रूर इसे बहुत पैसा मिलता होगा। क्योंकि चांदनी चौक वाली वो जीन्स या टी शर्ट या वो कपड़ा जो वहाँ 300 रुपये में मिलता है वो लोकल मार्केट में वही 1000 रुपये का, 800 रुपये का मिलता है। तो उससे वो उसकी कीमत आंकने लगते हैं कि महंगा पैंट इसने पहना है, महंगी शर्ट पहनी है। तो इस तरह इन दोनों के परिवारों की, इन दोनों की रेपुटेशन वहाँ पर बन गई कि बहुत अच्छा कमा खा रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं। इसी बीच लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में इस पूरे रीजन के, एनसीआर रीजन की ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। इन दोनों की भी फैक्ट्री बंद हो गई, पूरा ताला लगा दिया गया। कुछ दिन तक तो ये इन्होंने वहाँ पर जो कुछ बचाया था उसको खाया पिया। 3-4 महीने बाद जब वो बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया तो वहाँ से वो जब साधन मिलने शुरू हुए तो वहाँ से वो गांव अपने बदायूं आ गए। एक दिन गए माँ बाप के पास, फिर वहाँ से सीधे भागे बरेली आए। अपने एक रिश्तेदार के संपर्क में आके एक कमरा किराए पर लिया और कहा कि हम यहाँ रहेंगे, यहीं पर काम की तलाश करेंगे, हम गांव जाके खेती का काम नहीं कर सकते। 2-2.5 महीने यहाँ रहने के बाद कोई काम, जब काम सभी जगह बंद था, लॉकडाउन में यही त्रासदी थी, तो बरेली में भी इनको कोई काम नहीं मिला और अब इनको भूखों रहने की नौबत आने लगी। दोनों भाइयों के परिवारों ने ये डिसाइड किया कि चल के माँ बाप से ये कहा जाएगा कि हमारा बंटवारा कर दें, अपने हिस्से की ज़मीन हम लोग बेच लेंगे, जो पैसा मिलेगा उससे या तो कोई अपना काम बरेली में शुरू करेंगे या फिर ये काम नोएडा और गाज़ियाबाद में करेंगे। काफ़ी समय से वहाँ रहते रहते उनको अपना काम शुरू करने वालों की ऊंचाई बढ़ती जाने पर, बढ़ती जो जा रही थी या बढ़ती गई थी, उसका अंदाज़ा उनको भी हो गया था कि कैसे शुरू किया, कहाँ पहुँच गए, हम भी ऐसा कर सकते हैं। दोनों भाई इसी सोच के साथ माँ बाप के पास गए। बाप राजेंद्र सिंह ने कहा कि भाई हम बंटवारा क्यों कर दें, तुम्हारा घर है यहाँ पर, तुम्हारे हिस्से का कमरा अभी भी बंद है, पास में स्कूल है, यहीं पर आओ, खेती का काम करो, एक परिवार के लिए पूरा गुजर बसर है। 2 भाई तुम्हारे जो यहाँ रहते हैं वो किससे कम पहन रहे हैं, किससे कम खा रहे हैं, दोनों सुखी हैं, तुम भी यहाँ आओ। उन दोनों ने कहा कि नहीं, अब हम खेती किसानी का काम नहीं कर सकते, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मुझे बच्चों की शिक्षा की चिंता है। इस तरह की बात बहलाने वाली, फुसलाने वाली। शायद उनकी पत्नियों ने गांव जाने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था कि चाहे भूखों मर जाएं, गांव की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती, हम वहाँ नहीं जाएंगे।
बीच बीच में वो फ़ोन भी करते रहे कि हमारा बंटवारा कर दीजिए। उन्होंने कहा ज़मीन और घर बेचने के लिए हम बंटवारा कतई नहीं करेंगे, तुम यहीं आओ, तुम्हारा हिस्सा हम देते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे हिस्से का जो अनाज है वो देते रहेंगे हम तुम्हें। तुमने इतने सालों में कभी न तो सिंचाई का पैसा दिया, न बिजली का पैसा दिया, न बीज का पैसा दिया, न खाद का पैसा दिया, न पानी का पैसा दिया, और जब भी आते थे अपने हिस्से का अनाज ले जाते थे। हम तुम्हारे हिस्से को क्यों तुम्हें दे दें, जब तुम्हारे 2 भाई इसी में मेहनत करके और अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। दरअसल ये एक कॉमन समस्या है। आप जहाँ जिस परिवेश में रहते हैं, अगर उस परिवेश में कुछ लोग अच्छा पढ़े बाहर चले गए, कुछ की बहुत अच्छी नौकरी लग गई, कुछ विदेश में चले गए, आप हर गली मोहल्ले गांव में खास कर 4 भाई हैं, एक बहुत अच्छा पढ़ा, वो किसी नौकरी में चला गया, किसी दूसरे स्टेट में चला गया, पूरा गांव जान गया कि साहब बड़ी नौकरी पा गई, ये वहाँ रहते हैं। व्यस्तताओं के कारण वो कभी वापस गांव नहीं आ पाए, और जब भी आए तो ये बताया कि हमारा बंगला है, हमारी गाड़ी है, हमारे लड़के कॉन्वेंट एजुकेटेड है। लोगों को लगा बड़ा पैसा है इसके पास। गांव में उनके जो भाई, माँ बाप या निकट संबंधी जो भी रहते हैं, कभी उन्होंने केयर भी नहीं की उनको कि उनको क्या ज़रूरत है। एक दिन रिटायर हुए तो घर आए, और आते ही उन्होंने कहा कि मेरा हक मुझे दे दिया जाए। और जैसे ही उन्होंने आते ही हक मांगना शुरू किया, वहाँ उनके माँ बाप या भाइयों ने, इन सब लोगों ने हिसाब बताना शुरू किया कि तुम 30 साल से बाहर हो, हर साल की बिजली का इतना पैसा, खेतों की सिंचाई का इतना पैसा, खाद पानी का इतना पैसा, ये हमने खर्च किया है, ये हमको दे दो, तुम्हारा हिस्सा दे देंगे। गांव गांव की कहानी हो गई। और इस लॉकडाउन में, और हम कम से कम 50 ऐसे पुलिस वालों को जानते हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर नौकरी की। जब वापस गए तो एक तो पुलिस वाले, छुट्टियों की कमी, परिवार बाहर, घर की समस्याओं पर, मतलब गांव की समस्याओं पर बहुत ध्यान नहीं दिया, और आते ही ये मान के कह रहे हमारा हिस्सा है, कौन ले लेगा। इतने मर्डर, इतनी लड़ाई झगड़े हुए जिसकी कोई सीमा नहीं है। लॉकडाउन में ये इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो 10 साल से बाहर था, जो 20 साल से बाहर था, अचानक जब वो आया तो उसे अपने रहने के लिए कमरे की ज़रूरत पड़ी, उसे अपने रहने के लिए अपना अलग नल की ज़रूरत पड़ी, उसे खाने के लिए उसमें से अपना हिस्सा। वो तो कहते मेरा हक है, 4 भाइयों की ज़मीन है तो मेरा 1/4 हिस्सा है, तुम नहीं दोगे, हम कोर्ट से लड़ के लेंगे। और फिर वहीं लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। वही इसमें हुआ, वो हिस्सा मांगने लगे। माँ बाप ने कहा कि हम हिस्सा जब तक हम जिंदा हैं नहीं दे सकते। इसी बीच इन लोगों ने तय किया, कभी कभी जब खाने की दिक्कत होने लगी, 1 जून का खाना भी दिक्कत से मिलने लगा, लोगों से उधार मांगना पड़ता था, रिश्तेदार फ़ोन उठाना बंद कर रहे थे। इन्होंने तय किया कि अब हम चलेंगे, अपने माँ बाप को मार देंगे। इनके मरते ही ऑटोमेटिक वरासत के हिसाब से ज़मीन चारों भाइयों के नाम आ जाएगी, बहनें कोई थी नहीं। जब ज़मीन हमारे नाम आ जाएगी तो हम अपना हिस्सा बेच के और फिर दिल्ली गाज़ियाबाद चलेंगे, हम अपना कुछ करेंगे। ये निश्चय करके 14 दिसंबर की शाम को दोनों गांव की तरफ गए। लगभग 7 बजे ये उझानी कस्बे में पहुंच गए। घंटे 2 घंटे इस दुकान उस दुकान पे समय काटा। जब बाज़ार भी पूरी बंद हो गई तो पैदल ही संजयपुर के लिए चल दिए। 11 बजे के आसपास ही अपने गांव पहुंच गए। 10:30 से 11 के बीच का टाइम होगा। विक्की ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने दरवाज़ा खोल दिया। माँ ने कहा कैसे? बोले बस ऐसे ही, आज रात में रुकेंगे, कल चले जाएंगे। काम की तलाश में उझानी आए थे। सुमित विक्की के पीछे, जब बात नहीं की माँ ने, दरवाज़ा खोला, बोले ठीक है जाओ अपने कमरे में सो जाओ। विक्की के पीछे पीछे सुमित भी आ गया। सुमित सीधे कमरे में पहुंचा जहां उनके पिताजी सो रहे थे।
पहुंचते ही उसने पिता के गले पर वार किया और उसे दबाना शुरू किया। पिता की नींद खुल गई, छटपटाने लगे, उठ के भागे, लेकिन आंगन में पहुंचते पहुंचते उनको गिरा लिया और उनका गला दबा दिया। माँ ये देख रही थी, वो भी भागी, लेकिन उसको विक्की ने ओवर पावर करके उसका भी गला दबा दिया। घर के भीतर ही दोनों कलयुगी बेटों ने अपने माँ बाप की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उनको घसीट कर अपने कमरे तक ले गए जहां वो सो रहे थे। एक ही बिस्तर, दूसरा बिस्तर हटा दिया, उसका भी जो लेटने का सामान था वो भी इनके ऊपर रख दिया। दोनों को पहले अगल बगल लिटाया, एक का दाहिना हाथ दूसरे का बायां हाथ एक रस्सी से मजबूती से बांधा, इसी तरह एक का दाहिना पैर दूसरे का बायां पैर मजबूती से बांधा, ताकि ऐसा ना हो कि इनमें जान हो और हम जब आग लगाएं तो उठ के भागने लगें। उसके बाद वो फाइबर की रजाइयाँ आजकल बहुत चली हैं, लेकिन बहुत ही ज्वलनशील होती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं। आरामदेह होती हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ज्वलनशील बहुत होती हैं। रजाइयाँ उठाई, उसके ऊपर प्लास्टिक उड़ा दिया, नीचे चटाई थी, एक चटाई बगल में लगा दी और बाप का फ़ोन उसके हाथ में, उसकी मुट्ठी में पकड़ा दिया। और उसके बाद माचिस से फाइबर की रजाई में आग लगा दी। आग लगा के वहाँ से भाग गए। फाइबर बहुत जल्दी भभक कर जल जाता है और वही हुआ 10 मिनट में। चूंकि प्लास्टिक है तो उसका धुआं बहुत उठता है और यही कारण था, एक तो ओस, कोहरा और उसके ऊपर ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स। जहाँ से ये घसीट के ले गए थे कमरे तक, उस पूरे पैसेज पर उस ओस के साथ डस्ट, ब्लैक डस्ट या ब्लैक कार्बन सेटल हो गया, जिससे ये पता नहीं लग पाया उस समय कि मारने के बाद कहाँ से कहाँ घसीटा गया था। फिर शाम से इतनी चहल पहल हो गई, इतने पुलिस वाले आए गए फॉरेंसिक, कि वो निशान उसके मिट गए। बाद में जब इनके पकड़े जाने के बाद इनके बयान को सुना गया तो वीडियो और फोटोग्राफ जो फॉरेंसिक वालों ने ली थी उनको बहुत बारीकी सी महीनी से और जूम करके देखा गया तो खींच कर ले जाने के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। माचिस दिखाते ही दोनों जलकर खाक हो गए। उनकी स्वीकारोक्ति के बाद उनकी एक एक बयान की पड़ताल की गई और उसको वेरीफाई किया गया। घटना बिल्कुल सही थी। दोनों की लिखा पढ़ी की गई, दोनों को जेल भेज दिया गया। फिर वही सवाल, किसको दोषी माना जाए? माँ बाप के लिए कहा गया, भाई 75 पार हो गए थे, आप बूढ़े थे, कितने दिन की ज़िंदगी और बची थी, क्या करते ज़मीन का, साथ तो नहीं ले जाना था। फिर भी इतनी जिद कि 2 बच्चे भूखों मर रहे हैं, उनको उनके हिस्से की ज़मीन नहीं देंगे। ये एक मत है। और दूसरा मत ये है कि जब उन दोनों को पता था कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जहाँ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, ये इन्हीं की बदौलत है। जब तक ये हैं शांति से इनको जी लेने दें। जिस दिन ये नहीं होंगे हमारा हिस्सा कहीं नहीं जाएगा। ये किसी को दे भी देंगे, हम कोर्ट से ले लेंगे। बच्चों को ये भी, उन कलयुगी कपूतों को ये भी सोचना चाहिए कि अगर वक्त ख़राब है तो सबका ख़राब है। अगर 2-4 महीने वहाँ मेहनत मजदूरी कर लेते अपने बाकी दोनों भाइयों की तरह तो उनका क्या चला जाता। उनके बच्चे और उनकी पत्नियाँ गांव की धूल मट्टी में आने को तैयार नहीं हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पहले से आपने उनको क्यों जिस परिवेश से आप उठ कर गए हैं उससे पहले से क्यों नहीं परिचय कराया? क्यों नहीं बराबर उसको लाते जाते रहे? क्यों नहीं कुछ दिन 30 त्योहारों में बच्चों को गांव में छोड़ा? मेहनत करते, पैसा बचाते और ले जाते, जहाँ भी रह रहे थे बच्चे आपको, उनको खिलाते। बुरा वक्त था, कट जाता है।
लेकिन नहीं, झूठी शान बघारने के लिए कि हम मिट्टी में हम खेती का काम नहीं कर पाएंगे, हम तो नौकरी करते थे। आप इस पर अपना स्पष्ट मत दें, मेरी तो समझ के बाहर हो गया कि कौन गलत था। ये कलयुगी कपूत गलत थे या ये बुजुर्ग माँ बाप गलत थे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।